नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं चुनाव राजस्थान का। राजस्थान में दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के बीच इन दिनों सीधी टक्कर शुरू है। दावे दोनों ओर से 150 से ज्यादा सीटें जीतने के किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक के चुनावी सफर की हकीकत देखें तो दोनों पार्टियों की कुल 102 ऐसी सीटें हैं जो सेफ हैं। 98 सीटें इनके लिए हमेशा अनसेफ रही। यहाँ सेफ और अनसेफ का मतलब मैं आपको बताऊं तो ऐसी सीटें जो ये तय करती हैं कि राजस्थान का सियासी ताज कौन सी पार्टी के सर पर होगा। इस पर एनडीटीवी ने 1993 से लेकर अब तक के 6 विधानसभा चुनाव की पड़ताल की, जिनमें 4 चुनावों में जिस भी पार्टी ने जिस सीट पर, यानी किसी एक चुनाव में एक पर्टिकुलर सीट पर लगातार बार बार उस पार्टी की जीत हुई तो वो उस पार्टी के लिए सेफ सीट मानी गई। ये सीटें राजस्थान की चारों दिशाओं में फैली हैं। 2023 के चुनावी रण में जब सियासी बिछात अब जब बिछ चुकी है तो इन सीटों की पड़ताल करना लाजमी है। ये परंपरागत रूप से बीजेपी और कांग्रेस के लिए ऐसी सेफ सीटें बचाने और अनसेफ सीटों को इस बार फिर से हासिल करने की उनकी इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या है। चुनाव में राजस्थान इसमें चर्चा होगी। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित बीजेपी से मेरे साथ होंगे, पीयूष गोयल पॉलिटिकल एनालिस्ट होंगे जो कांग्रेस का भी पक्ष रखेंगे, और हेमंत भाई गोयल हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ होंगे। तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो अनसेफ सीटों पर क्या है जीत का गणित, आप ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको समझाते रहेंगे, और जो सेफ सीटें हैं वो पार्टियां किस तरह से अपने खाते में करती आई हैं, और चुनाव जीतने के लिए अनसेफ सीटों पर किन किन अनसेफ सीटों पर और किस किस रीजन में जीत जरूरी है, ये समझने की चुनाव राजस्थान के हम कोशिश करेंगे। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। तो सवाल हेमंत जी से लेते हैं पहले। तीनों मेहमानों का आपका स्वागत है। हेमंत जी, पहला सवाल आप ही से ले लेते हैं कि जो सेफ और अनसेफ सीटों का जो गणित रहा है राजस्थान में, खासतौर पर अब क्योंकि जो 2023 की बिसात बिछ चुकी है और 15 दिन बाद तो ईवीएम में दोनों ही पार्टियों का, बड़ी पार्टियों का, मतलब सभी पार्टियों का भविष्य भी कैद हो जाएगा। तो रीजन वाइज अगर देखें, उस सिलसिलेवार ढंग से मैं उन पर भी आऊँगा। आपको क्या लगता है मोटे तौर पर, अगर ओपनिंग कमेंट्स में बात करें तो सेफ सीटें जो रही हैं बीजेपी और कांग्रेस को लेकर, किस तरह से इनकी उन सीटों को रिटेन करते हुए जो अनसेफ सीट्स हैं उनको लेकर क्या स्ट्रेटजी इस बार दिखाई पड़ रही है? देखिए मनीष जी, जो आप सेफ और अनसेफ सीट की बात कर रहे हैं वो एक निश्चित रूप से एक अलग विषय है, लेकिन इस बार का चुनाव दूसरे चुनावों से कुछ अलग हटकर मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, पूर्वी राजस्थान की जो 39 में से 36 सीटें जी 2018 के चुनावों में कांग्रेस को मिली थी, और कांग्रेस को इसलिए मिली थी कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे। तो इन 39 सीटों पर एक तरफा गुर्जर वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़े, इसलिए वो 36 सीटें कांग्रेस को मिली 39 में से जी। अब चूंकि ये, मैं चाहूंगा कि पीसीआर वो सीटें दिखाते भी रहे, हम वो ग्राफिक्स के जरिए सीटें जी जी हेमंत जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए, वो सीटें भी दिखाते रहे। जी 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 हेमंत जी। तो अब जो उनके समर्थकों और जिन लोगों ने उनको सीएम के रूप में वोट दिया था, उन लोगों के दिमाग में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अशोक गहलोत जी के रहते हुए सचिन पायलट सीएम नहीं बन सकते, और उनका स्पष्ट मानना है कि जब तक अशोक गहलोत जी ताकतवर हैं, जब तक अशोक गहलोत जी हैं राजस्थान में, तब तक कांग्रेस में तो कोई और दूसरा व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो इसलिए इस बार आप ये मान के चलिए कि पूर्वी राजस्थान में जो बीजेपी की बहुत बड़ी कमजोर कड़ी थी वो इस बार बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है। एक बात तो ये ठीक है। दूसरी बात ये है कि जिस पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, और कांग्रेस तो ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर एक यात्रा का आगाज भी वो कर चुकी थी, लेकिन जो वहां के पानी वाले बाबा रामनिवास मीणा जिन्होंने ये मुद्दा खड़ा किया, उन्हीं को बीजेपी अपनी पार्टी में ले आई, और आज ईआरसीपी का मुद्दा बिल्कुल खत्म हो चुका है।
ठीक है, ठीक है। हेमंत जी फिर से लौटेंगे आपके पास। अभी ओपनिंग रिमार्क्स बाकी दोनों पार्टी के मेहमानों से भी ले लेते हैं। मैं राजपुरोहित जी आपके पास आते हैं। अगर सीटों की बात करें, सेफ और अनसेफ सीटों की, तो हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि करीब 102 ऐसी सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 63 सीटें ऐसी रही हैं जो 6 चुनाव में से 4 उन पर पार्टी जीत दर्ज करती आई है, और कांग्रेस के पास ऐसी 38 सीटें हैं। तो सवाल यह है कि जब अब आप विपक्ष में थे, दावा तो आप 156 सीटों का करते हैं, बाकी जो ये 63 के अलावा सीटें हैं, क्या स्ट्रेटजी आप इस बार अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने मनीष जी पहले भी एक बार आपको बताया था, इसी एनालिसिस के कार्यक्रम में बताया था जी। आप लोगों ने एरिया वाइज किया, हम लोगों ने संभाग वाइज किया। राजस्थान के 7 संभाग है जिसमें बीकानेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर हमने ये किया है। हमने क्या किया है, आपने किया है 4 चुनावों के ऊपर या 6 चुनाव के ऊपर, हमने पिछले 3 चुनाव पे किया 8, 13, 18 जी। और हमने एक पोलिंग स्टेशन का किया है। राजस्थान में ए कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन हमारे पास कितने हैं, बी कैटेगरी में पोलिंग स्टेशन हमारे पास कितने हैं, सी में कितने हैं, डी में कितने हैं, ये चारों का जब हमने एनालिसिस किया तो हमें एक तस्वीर क्लियर हो गई। तो सबसे ज्यादा नुकसान 2018 में हमारे हुआ था पूर्वी राजस्थान में, सेकंड नंबर हमारा हुआ था जोधपुर संभाग में जी। ये 2 संभाग पूर्वी राजस्थान में भरतपुर संभाग और उत्तरी राजस्थान में जोधपुर संभाग, इसमें हमारा नुकसान हुआ था। और भरतपुर संभाग में इतना नुकसान हुआ था 26 में से 1 सीट आई थी हमारे पास, और वो भी शोभा रानी कुशवाहा आपको पता वापस चली गई कांग्रेस के अंदर। मेरा ये निवेदन है आपसे कि सीटों का जब एनालिसिस करते हैं, पिछला चुनाव हम लोगों ने 1,51,000 समथिंग वोटों से हारा था। हमारी सीटें आई थी 72, कांग्रेस की आई थी 99। जब लाख वोट में इतना बड़ा सीटों का परिवर्तन हो गया, तब आप गंभीरता का अंदाजा लगा लीजिए कि हम लोगों ने कितना डीप एनालिसिस किया है। और डीप एनालिसिस के हवाले से दूसरा पास्ट अनुभव, बीजेपी के सरकार जब भी बनी है 2000 में 120 प्लस, उसके बाद में 166, 2003 में 20 प्लस, उसके बाद में 166। आपने देखा ये 166 क्यों आई है? 166 इसीलिए आई थी, जो आपका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, इसको मानता हूं। 68 सीटें और 38 सीटें। अब उसके बाद में जब आगे चलते हैं 64 और 38 जी, 63 और 38 जी। मैं जब उसके आगे अपन चलते हैं तो हमने कई सीटें ऐसी देखी थी पिछले 2018 के चुनाव में। तो सबसे बड़ी चीज होती है एनालिसिस, किस कारण से आ रहे हैं हम और कहां पर आ रहे हैं, किन किन बूथों पर आ रहे हैं और हारने का कारण क्या रहा, यही तो चीज होती है। उसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है जी। ये तो नहीं, लेकिन हेमंत जी जो 2013 का चुनाव आप जिक्र कर रहे हैं, मैं बात मानता हूं, बीजेपी पिछले 20 सालों का एनालिसिस मैं खुद पिछले 3-4 चुनाव काफी नजदीकी से देख चुका राजस्थान विधानसभा के। आप जब सत्ता में होते हैं तो आप करीब 125 से ऊपर जाते हैं, और जब हारते हैं तो आपका गणित जो है 70 के आसपास रहता है। लेकिन कांग्रेस के पास इस तरह का जो एक सेफ गेम है वो कहीं कम है आपके मुकाबले। ये बात फैक्ट, ये बात सीटों में दिखाई पड़ती है। लेकिन ये इतना केक वॉक बीजेपी के लिए भी 2013 का जो एक्सेप्शन आप बार बार जिक्र करते हैं और 98 का कांग्रेस जिक्र करती है, जो 156 सीटें और आपकी जी, जो मेरी बात में खत्म कर दूं एक लाइन बोल के। मैंने सारी चीजें आपको इसलिए बताई है कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी काम करती है, हवाई बातें नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात, जनता का जो परसेप्शन पिछले 4.5 साल में बना है जी, सभी मित्र ये जानते हैं कि हवा का रुख किस ओर चल रहा है। स्वीकार करे या नहीं करे वो अलग मैटर है, लेकिन ये आप भी नहीं, लेकिन इस बार ऐसी कोई बहुत बड़ी हवा जरूर है, लेकिन कोई वेव नहीं है। जैसे 2013 का जो आप बेंचमार्क बताते हैं कि हम 163 और 65 तक पहुंच गए, वो एक अलग तरह का चुनाव था, वो मोदी वेव का जो चुनाव था। इस बार वो चुनाव में कहीं दिखाई पड़ नहीं रही है। मनीष जी, मैं विद इन सेकंड राजस्थान के जितने भी बूथ है, 52,000 बूथ है, मैं विद इन सेकंड किसी भी बूथ का, किसी की बूथ का आपको दिखा बता सकता हूं मैं यहीं बैठे बैठे मोबाइल में। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि कितनी गंभीरता से काम किया जाता है, चिंतन किया जाता है। कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस केवल घोषणा पे आधारित अपने काम को देख रही है कि हमने घोषणा कर दी, हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे चुनाव राजस्थान में नहीं जीता जाता। हम भी आ रहे हैं, हम 72 से भी आ रहे हैं और 77 भी लाके आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जब ठीक है। पीयूष का भी जी पीयूष का भी रुख कर लेते हैं, वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हालांकि कांग्रेस से भी जुड़ाव रखते हैं। पीयूष, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में।
जो बात हो रही है वो उन सीटों को लेकर हो रही है पीयूष की, जो विधानसभा चुनाव में राजस्थान में जो करीब करीब आपके लिए पिछले 4 चुनाव में 6 में से 4 चुनाव में मोटे तौर पर आपके लिए सेफ मानी गई हैं और बीजेपी के लिए मानी गई। तो ऐसी सीटों का आकलन हमने किया तो 102 सीटें करीब ऐसी हैं जो आप लोग पिछले 6 में से 4 चुनाव में दोनों पार्टियां अपने यहाँ जीतती आई हैं, जिन पे आप दोनों पार्टी का कहीं स्थानीय भाषा में तो खूंटा गाड़े खड़े रहे। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की ऐसी सीटें कम हैं, करीब 38 सीटें हैं आपकी 102 सीटों में से। खासतौर पर जब आप पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, जो आपने ईआरसीपी का मुद्दा भी इस बार कांग्रेस ने काफ़ी पुरजोर ढंग से उठाया हुआ है चुनाव में, तो 64 सीटें पूर्वी राजस्थान में, ईस्टर्न राजस्थान में हैं और 25 सीटें दोनों के लिए, दोनों पार्टियों के लिए सेफ रही हैं। इनमें से बीजेपी के लिए 15 हैं और कांग्रेस की 10 सेफ सीटें। मारवाड़ क्षेत्र की बात करूं तो 48 सीटें, जिसमें से 28 सेफ सीटें मानी जाती हैं, उसमें भी बीजेपी की 27 है, कांग्रेस की सेफ सीटें जो कहें तो करीब 7 ही हैं। बाकी रीजन वाइज में मैं आऊँगा, मेवाड़ हड़ौती की भी बात करेंगे और नॉर्थ राजस्थान की भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको इस बार, क्या अरिथमेटिक्स कांग्रेस की तरफ से जो रिपीट का दावा किया जा रहा है, पिछले चुनाव को देखें तो सेफ सीटें आपकी कम ही रही हैं और दोनों विधानसभा चुनाव में तो जादुई आंकड़े को कांग्रेस छू भी नहीं पाई है जब भी सरकार आई 2008 में और 18 में। जी मनीष जी, पहले मैं टिप्पणी करना चाहूंगा सेफ सीटों के बारे में, जो आपके सामने 102 सीटों को हम सेफ सीट कह रहे हैं जी। 2018 के इलेक्शन के अंदर 38 सीटें 200 सीटों में से ऐसी थी जिनमें मार्जिन, विक्ट्री मार्जिन 5000 से कम था, 38 सीट्स। अब अगर हम एनालिसिस करें इन 102 में से वो कितनी सीट्स ऐसी होंगी जहां मार्जिन 5000 वोट से कम हो, मेरे हिसाब से कम 28 सीट ऐसी होंगी जहां पे मार्जिन इज लेस देन 5000, 5000 से कम का मार्जिन है। 5000 से कम का मार्जिन एक विधानसभा चुनाव के अंदर ये माना जाता है कि 2 गली मोहल्ला या एक बस्ती में 25 वोट इधर से उधर हो गई तो एक पार्टी, क्योंकि दो तरफा चुनाव है बीजेपी कांग्रेस का, तो ये कहना कि कौन सी सीट सेफ है और कौन सी नहीं, एक टेक्निकली मेरा मानना है कि एक गलत एनालिसिस होगा। कारण कई बार क्या होता है, मान लीजिए 63 सीट जो आप बीजेपी के दिखा रहे हैं सेफ सीट है और कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पे लड़ा है। मान लीजिए 2013 इलेक्शन में कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के आया था और 2013 में वो बीजेपी की टिकट से लड़ता है, तो वो सेफ सीट बीजेपी के लिए बन गई उस साल में, फिर 18 में दोबारा बीजेपी के लिए बन गई। तो कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं एक सीट जब एक पार्टी के पास जाती है, क्योंकि विधानसभा जो चुनाव रहता है ये लोकल मुद्दों का चुनाव है। और जैसे हेमंत जी ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में सबसे बड़ा फैक्टर सचिन पायलट का था, लोग 2018 में सोच रहे थे कि सचिन पायलट सीएम रहेंगे और वो एक कारण था कि पूरे पूर्वी राजस्थान के अंदर एक लहर रही गुर्जर वोट बैंक की। तो मेरा मानना है कि फिर वो वोट बैंक तो सचिन पायलट आज अशोक गहलोत के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अगर यही एनालिसिस माना गया कि सचिन पायलट इतने बड़े लीडर हैं तो डेफिनेटली पूर्वी राजस्थान तो बीजेपी अब एक तरफ से मानती है कि सचिन पायलट की लहर फिर से चलेगी अगर माना गया तो। और कांग्रेस के अंदर आज की डेट में भी जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, अशोक गहलोत जी हो या सचिन पायलट हो, दोनों कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। चाहे लोगों को डाउट हो ना हो सीएम कौन रहेगा वो एक अलग बात है। बीजेपी ने अब तक जो हर चुनाव में कर रहा था 2013 में और 2018 में, वसुंधरा राजे को एक क्लियर मैंडेट के साथ चुनाव में उतारा गया था। 2023 का जो ये चुनाव है यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है जो वोटर के पास। और जैसे मैंने कहा कि विधानसभा जो चुनाव होता है वो एक लोकल इश्यूज का चुनाव है और हमने कई बार देखा, हमने पंजाब के अंदर देख चुके हैं हम कि एक सेंट्रल फिगर आप मोदी जी के नाम पे आप नेशनल इलेक्शन जीत सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी का इंपैक्ट राजस्थान स्टेट के ऊपर कितना रहेगा नहीं रहेगा वो हमें पता लगेगा इलेक्शन के बाद, लेकिन जो लोकल मुद्दे हैं, आपका लोकल फेस कौन है और वसुंधरा राजे जी को आपने जो बैक ट्रैक कर रखा है वो एक बहुत बड़ा कारण रहेगा बीजेपी के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि एक यूनाइटेड बीजेपी बिल्कुल नहीं नजर आ रही है इससे। नहीं, लेकिन ये पीयूष बड़ा दिलचस्प है, कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं वसुंधरा फैक्टर को उठाकर एक जो, क्या आपको लगता है कि वो उनका नाम लेकर जो आप बार बार अशोक गहलोत भी अपने भाषणों में जिक्र करते रहे कि उनकी तरफ से कोई क्लियर फेस नहीं है, वसुंधरा को मेरी वजह से सजा नहीं होनी चाहिए, उस तरह की लेकर आप क्या चैलेंजर जो अपना आप सामने पाते हैं वो क्या सिर्फ वसुंधरा को ही पाते हैं, बीजेपी में से कोई और, या बीजेपी तो खुद दावा कर रही है कि इस बार तो हमारा पूरा सेंट्रल लीडरशिप, हमारा जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री मोदी है। मनीष जी एक भी नाम डिक्लेयर कर दे बीजेपी। सो अब कोई भी चुनाव होता है तो आपका जब विधानसभा का चुनाव है, वसुंधरा राजे हमारी सबसे बड़ी अपोनेंट है कांग्रेस के लिए, मैं कहूंगा किसी पार्टी के लिए सबसे बड़ी अपोनेंट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो लोकल इश्यूज जो देखते हैं आप इलेक्शन के अंदर, बीजेपी ने
हर तरह की बात करी, आपके नेशनल इश्यूज गए, नेशनलिज्म की बात हुई, हर टॉपिक के ऊपर डिबेट हुई है। लेकिन इतनी बड़ी नेता को, और जो खुद बीजेपी कहती थी कि वसुंधरा राजे जी उस टाइम से 10 साल से 2 बार सीएम रही हैं स्टेट में, तो उन चीजों को जो दरकिनार किया गया वो हमारे लिए एक गरज नहीं है। हम कहते हैं कि एक जो वोट बैंक है, एक अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जो एक विधानसभा में एक जो वोटर वोट डाल रहा है, वो अपना नेता किसको चुन रहा है? वो अपने एमएलए को तो चुन रहा है, लेकिन साथ के साथ उसका चीफ मिनिस्टरियल फेस कौन है? आप उसको मोदी जी तो फेस तो आपके यहाँ भी क्लियर नहीं है। अशोक गहलोत भी ये बात बार बार बोलते हैं कि विधायक चुन के आएंगे, विधायक दल तय करेगा। सचिन पायलट भी यही बात बोलते हैं, आला कमान भी यही बोलता है, सुखजिंदर रंधावा ये बात बोलते हैं, केसी वेणुगोपाल ये बात बोलते हैं, पीयूष। लेकिन हमारे यहाँ एक बार भी आप देखेंगे पार्टी की टिकटों के वितरण में हो या पार्टी के एनालिसिस में हो, कहीं पे भी कोई खींचतान नहीं नजर आई। बीजेपी की 2 लिस्ट आने के बाद तक ये था कि वसुंधरा राजे के सपोर्टर्स के टिकट कट रहे हैं, तो वो एक जनता को बहुत चीज खटकती है। वो रिविजिट किया कहीं ना कहीं, बीजेपी ने बैक ट्रैक किया उस स्ट्रेटेजी से, और बाद में वसुंधरा का जो कट था वो रिज्यूम भी हुआ। उस पर ज्यादा बातें बेहतर है कि बीजेपी वाले प्रवक्ता बताएं, लेकिन जी जी आप पीयूष आप बने रहेगा, आप तीनों मेहमान मेरे साथ बने रहिए। छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देख रहे हैं चुनाव राजस्थान का। आज हम बात कर रहे हैं चुनाव राजस्थान का में कांग्रेस और बीजेपी को लेकर जो उनकी परंपरागत सेफ सीटें और अनसेफ सीटें रही हैं, उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। वापस से मेहमानों का रुख करते हैं। हेमंत जी आपके पास आते हैं। ब्रेक से पहले जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए जो सीटें सेफ हैं और इस बार क्या स्ट्रैटेजी। पीयूष ने बताया कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है, और राजपुरोहित जी ने। आपसे मैं जानने की कोशिश ये कर रहा था, वही बात जो शुरुआत में मैंने रखी थी कि दोनों पार्टियों को अगर 20 साल के चुनावी इतिहास में देखें, 2003 से और 23 तक, तो जब बीजेपी जब हारती है तो 70 के नीचे नहीं जाती है और वोट शेयर भी अपना इंटैक्ट रखती है, और जब कांग्रेस हारती है तो वो उससे नीचे कहीं चली जाती है। 21 सीटों तक भी कांग्रेस गई है, और जब जीतती है कांग्रेस तो वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज हुई 2008 और 18 में। बीजेपी जब जीतती है तो करीब 125 और उससे ऊपर चली जाती है। ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या इस बार लग रहा है क्या ट्रायंगुलर होने वाला है? थर्ड फ्रंट का एक इमरजेंस जो बात हो रही थी लंबे अरसे से, इस बार वो इस फैक्टर को डिस्टर्ब कर सकता है? देखिए मनीष जी, ट्रायंगल तो इस बार कुछ एक सीटों को छोड़ दे तो वहां हो सकता है जी, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि इन चुनावों में हिंदू लहर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। अब आप मान के चलिए कि कल जब मोदी जी की सभा होनी थी तो मोदी जी की सभा से पहले कुछ चैनल वाले महिलाओं से बात कर रहे थे जी। तो वो महिलाएं कह रही थी कि मोदी जी तो हमारे लिए भगवान के समान है, और हमें चूंकि रामलला के दर्शन अब हो पाएंगे, रामलला वहीं विराजमान हो पाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, 22 जनवरी को मंदिर बन जाएगा, ये हमारे लिए मोदी जी भगवान से कम नहीं, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। और उसके बाद मोदी जी ने अपनी सभा में कहा कि राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार आतंक का समर्थन करती है। वो पीएफआई जैसे संगठन को तो खुलेआम जुलूस की इजाजत देती है, लेकिन कांवड़ यात्रा, रामनवमी की शोभा यात्रा, इन पर रोक लगाती है। तो ये तमाम बातें अभी आज जयपुर में आदर्श नगर के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के रवि नैयर, वो प्रेस के सामने बुरी तरह से रोने लग गए और वो कह रहे थे कि मेरी माता का कत्ल हुआ है। यानी वो सीधा सीधा आरोप ये लगा रहे थे कि मेरे यहाँ जो गाय माता है उस गाय माता को कांग्रेस के प्रत्याशी ने मार दिया। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक तो है, एक तो महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, राम मंदिर और भ्रष्टाचार। ईडी के जरिए राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार पर भयंकर वार हो रहा है, आप देख लीजिए जी। पेपर लीक प्रकरण, ये सारे मुद्दे इस तरह से बन रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है नहीं। जयपुर में जब 7 गारंटी यात्रा शुरुआत मुख्यमंत्री जी करते हैं तो उस यात्रा में सभी कांग्रेस के छोटे बड़े तो नेता होते हैं, लेकिन सचिन पायलट गायब होती हैं जी। जयपुर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं। नहीं, सचिन को लेकर पहले भी सवाल रहे, मैं मेरे शोज में उठा चुका हूं। जब कोर कमेटी की ग्रुप में जयपुर में मीटिंग होती है, सीटों को लेकर बात होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या प्रेस ब्रीफिंग करने मुख्यमंत्री गहलोत आते हैं, डोटासरा आते हैं, बाकी और नेता आते हैं, लेकिन सचिन नहीं रहते हैं वहां पर। रैलियां होती हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेताओं की, तो फिर वो जो है अपने बाकी तरह के कामों में व्यस्त रहते हैं, दिल्ली में होते हैं, वो अपना इम्तिहान दे रहे होते हैं। ये सवाल रहे हैं मीडिया जी।
मीडिया एजेंसी कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है, जो डिजाइन बॉक्स है वो कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है। ठीक है, खुद ये दोबारा आरोप कह चुके- कांग्रेस के भीतर से उठते रहे, ये ठीक बात है, कांग्रेस के भीतर से उठा, हालांकि उसका वो सफाई भी दे चुके हैं। मैं एक बार वापस से राजपुरोहित जी का रुख कर लेते हैं। राजपुरोहित जी, ये बात जरा बताइए आप कि मेवाड़ जो है, अक्सर ये माना जाता है कि सत्ता का दरवाजा राजस्थान में वहीं से खुलते रहा है, बट लेकिन वो स्विंग रीजन को भी अगर देखें, मेवाड़ हाड़ौती, तो जिसकी तरफ उसकी सरकार काफ़ी अरसे से देखा गया है। अभी फिलहाल स्थिति वहाँ पे 15 और 10 की है। टोटल सीटें अगर देख लें, 48 सीटें मेवाड़ और हाड़ौती रीजन में जो सेफ मानी जाती है और अनसेफ मानी जाए दोनों पार्टियों के लिए। इनमें से 29 सीटें सेफ हैं, 21 सीटें आपकी बताई जाती हैं, 8 सेफ सीटें कांग्रेस की बताई जाती हैं। उत्तरी राजस्थान में अगर बात करें तो 40 सीटें हैं, इनमें से 20 सीटें दोनों पार्टियों के लिहाज से सेफ रही हैं। आपका पलड़ा वहां बड़ा कमजोर है, बीजेपी की 6 सीटें सेफ, कांग्रेस की 13 सीटें सेफ हैं। ये नॉर्थ राजस्थान को किस तरह से आप हैंडल करने वाले हैं इस बार? मैं बता देता हूँ आपको, एक कहावत है, वागड़ जीता उसने राजस्थान जीता। जी वागड़ में कौन सा इलाका आता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। जी। मेवाड़ में चित्तौड़, प्रतापगढ़ ये भी शामिल हो जाता है। नहीं, लेकिन 15 सीटें आपने जीती इस बार, सरकार आपकी नहीं बनी 2018 में, बड़ा ये भी बड़ा दिलचस्प संयोग है। जी मैं आता हूँ जी। आपको पता है 15 दिवस से पहले हमने 21 भी जीती थी, प्रश्न वो नहीं है। अब बताऊं, उत्तरी राजस्थान की आपने बात की, उत्तरी राजस्थान में जहां का मैं रहने वाला हूँ, बीकानेर का, वहां हमारी 24 सीट आती है बीकानेर संभाग में। पिछले 3 चुनाव हम कभी भी लूज नहीं किया बीकानेर संभाग में, 24 सीटों में, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। ये उत्तरी राजस्थान का पार्ट बता रहा हूँ। अब मेन मुद्दे पर आता हूँ। पूर्वी राजस्थान में जो पिछले चुनाव में हुआ था, उसका एग्जाम्पल आप याद करिए। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ले रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में, दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुजर गाड़ियां जला रहे थे। आपको याद है या नहीं है? लेकिन मेरे को अच्छी तरीके से याद है। क्यों जला रहे थे वो? क्योंकि वो इसलिए जला रहे थे, पूर्वी राजस्थान के लोगों को जो धोखा कांग्रेस ने दिया था, जिस प्रकार से उनके वोटों को झूठ से लूटा था, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। और उसी का नतीजा था कि दिल्ली जयपुर हाईवे जाम किया था पहली बार। वो प्रकरण आपको पता है, आज क्या होने वाला वो भी आपको पता है। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, एक लास्ट बात कहता हूँ, हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। ठीक है 52,000 बूथ है, उसका एनालिसिस करेंगे। राजपुरोहित जी, थोड़ा समय कम है, पीयूष सिंह का भी रुख कर लेते हैं। पीयूष जी, जैसा बार बार बताया, हम भी एनडीटीवी पे बात करते रहे, राजपुरोहित जी ने भी कहा कि वागड़ जीता जिसने राजस्थान जीता। मेवाड़ और वागड़ में क्या सिनेरियो है इस बार आपके हिसाब से? क्योंकि स्थिति तो टेबल पर अगर देखें तो 48 में से 21 सीटें मेवाड़ और हाड़ौती की, आपके पास सिर्फ सेफ सीटें 8 ही हैं। हमारे लिए सारी सेफ सीटें हैं मनीष जी, और दोनों प्रांतों में केवल एक ही मुद्दा रहेगा, केवल और केवल एक मुद्दा, वो मुद्दा रहेगा डेवलपमेंट का मुद्दा, वो रहेगा वेलफेयर स्कीम का मुद्दा। अभी आपने सुना दोनों पॉलिटिकल एनालिस्ट को और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि हिंदुत्व बड़ा मुद्दा रहेगा, उन्होंने कहा कि गौरक्षा में किसी की मृत्यु हो गई वो बड़ा मुद्दा रहेगा, रामलल्ला का टेम्पल बड़ा मुद्दा रहेगा। मेरे हिसाब से देश में समय आ चुका है कि केवल एक ही बड़ा मुद्दा रहेगा, वो डेवलपमेंट इशू। ठीक है, डेवलपमेंट तो खैर बीजेपी का भी प्लैंक रहा है, अब आप उस पर आ रहे हैं तो कहा भी जाता है कि कम से कम प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि मैं विकास की बात करने लगा तो सभी पार्टियां कम से कम। मनीष जी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मनीष जी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत संक्षिप्त 10 सेकंड में। जी पीयूष जी। मनीष जी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, विकास के ऊपर जो आपने बात कही। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी रैली के अंदर पिछले हफ्ते जिक्र किया कि जितनी अशोक गहलोत ने स्कीम्स लॉन्च करी हैं, अशोक गहलोत जी ने स्कीम लॉन्च करी हैं, वो मैं सारी की सारी कंटिन्यू करूंगा, उनको बेहतर करूंगा। अब आप बताइए, एक अच्छा पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी से माना जाना चाहिए, अगर कुछ अच्छा है तो उसे अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष जी, आपका भी, राजपुरोहित जी आपका भी, और हेमंत भाई गोयल आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल चुनाव राजस्थान का इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।